Good afternoon to all of you. We are going to start the third chapter of class 10 geography, that is water resources. And we begin our topic with the simplest question, types of water body. Types of water body. Number one, oceans are the largest water body on earth. Now, I hope that you got the idea. What will be the other water bodies? Next will be, here we can write sea, can be rivers, and then lakes, APC. This is sufficient now. Pond, lake, sea, ocean, and it is sufficient to understand what is the water body. Now, we will classify this water body there. Okay. Whatever we have named here, they are ocean or sea or river or lake, they are visible to us, and therefore they are known as surface water bodies. But a large part of the water gets absorbed in the lithosphere, gets absorbed in the soil, and gets stored in the subsurface or bottom layers of the surface. So they are known as groundwater, and groundwater is very important source because in areas where there are no rivers, the areas which are not closer to the ocean, the areas which are not closer to the lakes, they also look for water from somewhere below the ground, and they dig deep borings and then they take out water. And such water is known as the groundwater. सिंपल बात है, तुम्हारे घर में भी मोटर से पानी जो है टंकी में चढ़ाते हैं, बोरिंग करवाते हैं। गया में भी बहुत सारे लोगों के मैक्सिमम घर में बोरिंग का जो है पानी अवेलेबल है, और ये हमारे लिए जो है आज के डेट में जो है एक कॉमन वाटर सोर्स हो गया। अब हमको बताओ कि जो है पुराने जमाने में सरफेस वाटर से पानी लेना ज्यादा आसान था या अंडरग्राउंड या ग्राउंड वाटर से पानी लेना? चलो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और तुमको वो पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे लोगों के टेक्नोलॉजी से। हाँ, एक आंसर आया है, सुशांत का आंसर आ गया है। हाँ, दिव्यांशी का भी आंसर आ गया। पुराने जमाने में लोग आसानी से नदी से और तालाब से और झील से, पोखर से जो है वो पानी अपना ले लेते थे, और जैसे जैसे उनको अंडरग्राउंड वाटर को खींचने का तरीका सूझा, तो पहले बताओ कि पहले उन्होंने कुएं बनाए कि ट्यूबवेल बनाए? पहले बताओ कि वेल आया कि ट्यूबवेल आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से सबसरफेस वाटर को निकालने का तरीका उन्होंने पहले ढूंढा, वेल और ट्यूबवेल? एक्सेलेंट, सबका आंसर आ जा रहा है, तो हमको लग रहा है कि टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि उन लोगों ने कुएं से पानी निकाला जो कि धरती के भूगर्भ का जो है पानी था। धरती के अंदर का जो पानी है वो कुएं खोदने से उनको जो है वो मिल जाता था, और बाद में उन लोगों को लगा कि जो है कुआं काफी गहरा चौड़ा, उसमें पानी जो है वो गंदा होता है, पत्ते गिरते हैं, धूल होता है, उसमें जो है कभी कभी कोई लोगों के एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। कुएं में कोई गिर जाता है तो वहां उनके जो है डेथ हो जाती है। ऐसे में कुएं का पानी गंदा होता है, और जिस कुएं में कोई गिर के अगर मान लो मर गया तो वो कुएं का पानी भी लोग नहीं यूज करते थे। और इसी तरह से जो है उन लोगों को एक रास्ता सोचना था, और उन लोगों ने तरीका अपना लिया कि वेल के जगह क्यों ना ट्यूबवेल बनाया जाए, जहां पानी तो आएगा लेकिन कोई दुर्घटना नहीं होगी।
तो इसी तरह से लोग जो है अपने आसपास में जो है जरूरत अपने आसपास के बीच में ही कहीं ना कहीं समाधान ढूंढते थे। उनको पानी चाहिए तो उनको दिमाग लगाना है, उनको इन्वेंट करना ही है टेक्नोलॉजी। So I hope that you have got the idea about surface water and subsurface water. तो ये बहुत सिंपल मतलब जो है चैप्टर का बिगिनिंग हो चुका है वाटर रिसोर्सेज का। अब जो है इसमें हम लोग जो है वाटर की बेसिक प्रॉपर्टीज में से एक हम लोग समझेंगे। इसलिए वाटर की प्रॉपर्टी बोल रहे हैं क्योंकि वाटर साइकिल जब हम डिफाइन करेंगे तो हमको फॉर्म्स ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर और प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर, ये तीनों मिला के हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर जो है वो स्थिर नहीं रहता है, किसी के भी जो है कंट्रोल में नहीं रहता है, वो अपना नियम से ही जो है वो अवेलेबल भी है और वो अनअवेलेबल भी है। जैसे कि वो कंडेंसेशन से वो जो है ड्रॉपलेट्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर के, और फिर जो है वो उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, वो सैचुरेट होने लगते हैं, ड्रॉपलेट साइज में बड़े होने लगते हैं, तो ग्रेविटी उनको खींच लेती है धरती की तरफ और इसी तरह वो रेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही रेनफॉल हो गया तो फिर वो जो है रेन वाटर से ही रास्ते में नदी नाले की तरह वो बहने लगेंगे और आगे चल के एक दूसरे से जुड़ के बड़ी नदी बनाते हैं और वो सरफेस रन ऑफ कहलाता है। तो ये जो है हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हम सिंपल एक इंट्रोडक्शन क्या अपना ये सीखे वाटर साइकिल में कि वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहता है, वो लॉक्ड अप नहीं रहते हैं, वो हमेशा फ्री स्टेट में जो है उनके तीन तरह से वो मौजूद है फ्री स्टेट में। एक है आइस, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर वेपर। ऐसा ही पूरे प्लैनेट में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये कहाँ मिलेंगे हमको आइस वाटर और वाटर वेपर? वो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में तो है ही, साथ में एक और स्फीयर है। तीनों स्फीयर के अलावा वो एक और स्फीयर में है। अब वो आंसर तुम्हें देना है। अब जल्दी, हम 10 सेकेंड वेट कर रहे हैं टाइप करने के लिए कि वाटर इज अवेलेबल बिटवीन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एक और है जहाँ पे पानी उपलब्ध है, वो हमको बताना है। वेरी गुड, चलो शशांक का आंसर आया। और भी है, कुछ बच्चे नेम जो है हाइड किए हुए हैं, लेकिन वो 10D के बच्चे हैं। आयुष, हमने मेंशन कर दिया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। आयुष, यू थिंक अबाउट द फोर्थ वन। हाँ गुड, रेक्टिफिकेशन आ गया है उसका। बाकी जो है, बाकी सारे रिप्लाई करेक्ट है। वो है बायोस्फीयर, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है वो भी 70% से ज्यादा हमेशा जो है उनके बॉडी में वाटर की प्रोपोर्शन अवेलेबल है। वेरी गुड, चलो। तो ये जो है हमको वाटर साइकिल जो है, हमारे बॉडी में भी वाटर साइकिल होता है। हम पानी पीते हैं और वो पानी हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, हम लोग वॉशरूम जाते हैं और फिर हम लोग जो है फिर नेक्स्ट डे पानी पी लेते हैं, बाहर घूम के आते हैं, थक जाते हैं तो हम फिर पानी पीते हैं। और इसी तरह से जो है बायोस्फीयर में पेड़ पौधों को पानी दिए हो क्या तुम लोग अभी? क्या अभी समर सीजन है, शाम के वक्त या अर्ली मॉर्निंग में क्या पेड़ पौधे में भी पानी डालते हो? 1 मग, 2 मग, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी? चलो। हाँ, तो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट है वो रिप्लाई कर रहे हैं कि सर गार्डन में भी पानी हम लोग दे रहे हैं सुबह शाम, और वो पेड़ पौधे उस पानी को यूज कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधों को हम पानी 2-4 दिन नहीं देंगे तो हमें वो बता देते हैं कि वो सूख रहे हैं, उनके पत्ते सिकुड़ गए हैं, उनमें फूल नहीं आ रहे हैं, उनके डाल मुरझा जा रहे हैं। और वो हमें बार बार मैसेज देते हैं कि थोड़ा 1 बकेट पानी उनको भी शेयर कर दिया जाए। जो बड़े पेड़ है उनके जड़ जो है जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाते हैं, वो तो जिंदा बच जाते हैं। लेकिन जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, हर्ब्स, बुशेस, श्रब्स होते हैं, उनको जो है इन गर्मियों में थोड़ा थोड़ा हम पानी जो है सप्लाई कर देते हैं। यानी सीधा सा बात है, हम इरिगेट कर देते हैं अपने गार्डन में भी वाटर को। तो ये हो गया, चलो एक वाटर साइकिल का एक जनरल डिस्कशन हो गया कि वाटर कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होते हैं। और इसी को हम लोग जो है एक
सेंटेंस में प्रॉपरली अरेंज करके लिख सकते हैं, चाहे अभी डिस्कस कर सकते हैं। तो वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन और मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर by the process of evaporation, condensation, precipitation। ये 3 प्रोसेस हो गए। क्या क्या प्रोसेस होता है वाटर के मूवमेंट में? इवापोरेशन, जब वो सरफेस को छोड़ के इवापोरेट होके जब वो क्लाउड्स में, आसमान में चला जाता है, तो वो हो गए इवापोरेशन। ये भी एक तरह का मूवमेंट है। फिर वो क्लाउड के अंदर में जो है वाटर वेपर जो है वो ठंडा होके कंडेंस होके वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं। फिर ड्रॉपलेट जुड़ जुड़ के ड्रॉप्स बनता है, और तब स्टार्ट होते हैं कंडेंसेशन के बाद प्रिसिपिटेशन, और इसमें वो वापस धरती में बरस जाते हैं रेनफॉल की। तो या तो रेनफॉल हो जाए या स्नोफॉल हो जाए, कभी कभी बड़े बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं, कभी कभी मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो दोनों हो सकते हैं, तो उनको हम लोग स्लीट बोलते हैं, SLEET, if we receive rain as well as snow both simultaneously। तो ये जो है बहुत अनकॉमन फिनोमिना होता है, जबकि दोनों होते हैं एक ही वक्त में। लेकिन जब होता है तो वो बहुत स्पेशल नज़ारा होता है, जिसमें बारिश की पानी भी गिरती है और बीच बीच में एक आध बर्फ के भी टुकड़े गिर जाते हैं। तो हम गया में भी देखे हैं एक आध बार, जब पानी बरसते रहता है और साथ में ओले भी गिरते हैं, पत्थर गिरता है, छोटा छोटा बर्फ के जो है कण भी गिरते हैं। तो स्लीट जो है वो एक स्पेशल फीचर है प्रेसिपिटेशन का। और इन सबको हम लोग जो है ऑफलाइन में चाहेंगे तो डिस्कस करेंगे, वैसे यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग को वाटर साइकिल पढ़ना है और एक चैप्टर में आगे चल के बुक का भी कंटेंट को डिस्कस करना है। आज समर वेकेशन के बाद रीजॉइन किए हैं तो चैप्टर को बहुत सिंपल रख रहे हैं, ठीक है। तो जो वाटर साइकिल है वो क्या हम लोग पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस सर्कुलेशन और मूवमेंट ऑफ वाटर by the in between the lithosphere, atmosphere and hydrosphere by the process of evaporation, precipitation and condensation is known as water cycle। अब इसमें वाटर के क्या फॉर्म भी जो है चेंज होते हैं? क्या वाटर के फॉर्म में भी बदलाव होता है? आंसर इज यस। जब तुम घर में पानी बॉयल करते हो तो पानी तो बर्तन में है, लेकिन वो खत्म होता है कि नहीं? पानी सूख जाता है कि नहीं? अगर घर में पानी बॉयल कर रहे हो और उसको गैस में अगर 5 मिनट ज्यादा छोड़ दिए हो तो पानी उतना नहीं रहेगा जितना शुरू में था। तो कुछ परसेंट वाटर जो गायब हो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? वेरी सिंपल, वो इवापोरेट हो जा रहा है और तुम्हारे बर्तन का पानी कम हो गया। जितना कम हुआ उतना कहीं ना कहीं तो गया, यानी कि वाटर का फॉर्म में भी चेंज हुआ। वाटर जो लिक्विड है वाटर वो अभी वेपर में कन्वर्ट हो गया। और ये वेपर ही रहता है या बादल में जाके ये चेंज होने लगते हैं? चलो बताओ, क्या ये वाटर जो है वो वेपर ही रहता है या वो क्लाउड में जाके चेंज हो जाते हैं फिर? और चेंज होते हैं तो कौन से प्रोसेस से वो चेंज हो रहा है? वेरी सिंपल आंसर है। फ्रिज में भी बोतल रखते हैं और अभी गर्मी में फ्रिज का बोतल को बाहर निकाल के टेबल में रख देते हैं, तो अरे वाह, चलो आ गया है, चेंज हो रहे हैं भाई। तो जो क्लाउड में गया वहां कौन सा चेंज हुआ है वो बताओ। वाटर वेपर क्लाउड में चला गया तो अब वो गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है? आई वांट द आंसर। जब कोई वाटर वेपर क्लाउड में चला गया तो वो अभी भी उतना ही वार्म है कि अब वो धीरे 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 कंडेंस हो रहे हैं और वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो चलो, तो एक आंसर आ गया है। अब तो नाम नहीं पता चल रहा है, 10D के बच्चे जो है वो इतना सारा अपना नेम में ब्लैंक बॉक्स बना दिए हैं।
तो तुम चैट करके हमको अपना नाम भी भेज सकते हो, आंसर तो सही है, और वो जो है कंडेंस होते हैं, वो ठंडा होता है और वो क्लाउड में जाके वो वाटर वेपर के जगह वो वाटर ड्रॉपलेट हो जाते हैं, वेरी गुड, कन्वर्ट इनटू क्लाउड एंड देन दे कंडेंस and we get back the water on our surface, and in that way the circulation is complete. All right, तो ये हो गया हम लोग का वाटर साइकिल ऑफ सरफेस बॉडी एंड सब सरफेस वाटर बॉडी, ये भी हम लोग पढ़ लिए, एकदम सिंपल टॉपिक है इसमें। अब थोड़ा सा जो है वाटर स्कैर्सिटी के बारे में। अब वाटर स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ना है तो हम देखें गया में वो गैलन वाला पानी मिलता है। कितने लोग देखे हो गैलन वाला पानी? जो है आरओ पानी बहुत लोग खरीदते हैं, और वो कैरियर वैगन होता है, कैरियर वाला वैन होता है जो कई इलाके में घूम घूम के गैलन पानी पहुंचाते हैं। वेरी गुड, चलो ऐसे बहुत लोग देखे हो कि गैलन वाला पानी आता है घर में। और वो गैलन वाला पानी के लिए एक डिस्पेंसर भी होता है क्या? नीचे एक डिस्पेंसर में नल भी लगा रहता है और ऊपर में गैलन वाला पानी जो है उसमें फिट कर देते हैं, सेट कर देते हैं, है ना, उल्टा करके उसमें बैठा देते हैं, तो डिस्पेंसर से हमें पानी मिल जाता है। ऐसा कितने लोग देखे हो? और शादी पार्टी में तो देखे ही होंगे, शादी पार्टी में वाटर का अरेंजमेंट होता है कि वहां स्टॉक रहता है, कई गैलन पानी के रहते हैं, और डिस्पेंसर भी रहता है, और वहां डिस्पोजेबल ग्लास रहते हैं। तो मेरा सिंपल सा यही है कि जो डिस्पेंसर से हम पानी लेते हैं तो इसका मतलब वाटर के स्टॉक जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जितना हम पानी खरीद के रखे हैं गैलन में वो फिक्स्ड अमाउंट में है, और मेरे यहाँ पे मान लो गेस्ट आए हुए हैं, या हम पार्टी दे रहे हैं, या मेरे घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है, लोग आए हैं, हमने जितना पानी उसमें अरेंज किया है वो पानी कंज्यूम्ड हो रहे हैं, लोग पानी पी रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, उसमें बर्तन धुल रहा है, उसमें साफ सफाई का काम चल रहा है। तो ये जो वाटर है, इनके यूजेस है, उसके चलते जो है पानी का स्टॉक भी जो है धीरे धीरे कम होते रहते हैं, है ना। तो जो सिंपल एग्जांपल है, जो गैलन का पानी है उसमें पता चलता है लेवल पानी का कैसे घटता है। तो क्या तुमको अब थोड़ा आइडिया लग रहा है कि जो ट्यूब वेल है और वेल है और जो भी सब सरफेस वाटर है उसको हम लगातार बाहर खींच रहे हैं, तो वो जमीन के अंदर का भी पानी का स्टॉक खत्म हो रहा है? यस और नो रिप्लाई कर। चलो 25 मिनट्स हो गए हैं, तो तुम्हारे तरफ से भी आंसर आना चाहिए कि जो जमीन का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो भी लगातार हम लोग ट्यूबवेल से और मोटर लगा के और इधर उधर से जो है तरीका, कोई ना कोई टेक्निक टेक्नोलॉजी से जो है बाहर यूज कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। और बहुत सारे पानी का कमर्शियल यूज हो रहा है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स के कंपनी ये पानी को यूज कर रहे हैं, और कोई बर्फ बनाता है और बर्फ बेचता है, कोई पानी को डायरेक्ट खेत में इरिगेशन के लिए यूज कर रहा है, और कोई ये पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। तो आज के डेट में वाटर के मल्टीपल यूजेस है जिनको हम बैन नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते हैं। तो वाटर स्कैर्सिटी भी अनअवॉइडेबल होता जाएगा अगर हम समय रहते नहीं सुधरे, नहीं चेंज किए अपने लाइफस्टाइल और अपने अवेयरनेस के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। हम केवल पढ़ लिए हैं, और कभी कहीं नल खुला हुआ है या पाइप लीक है या कहीं डैमेज होके पानी वेस्ट हो रहा है, अगर हम उसको रोकते नहीं है तो ये पढ़ाई बेकार है। तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, कहीं अगर नल खुला छोड़ दिए हैं तो उसको जाके हमें बंद करना चाहिए। अब स्कूल वो जगह है जहाँ ब्रेक में बच्चे नल का पानी खुला छोड़ के चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो तुमको बुली करेंगे जब तुम नल बंद कर देते हो, क्या तुम नल बंद करके चला आया, खुला रहने तो अगला आके बंद करेगा, तुमको क्या पड़ा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्कूल में जो ऐसे ही जो है बुली करने के डर से जो है वो सही काम नहीं करते हैं, और नतीजा क्या है?
नतीजा जो है सबको देखना है, वाटर स्कार्सिटी, वाटर क्राइसिस का। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि स्कूल वो जगह है जहाँ कुछ बच्चे पानी बर्बाद करते हैं, गिराते हैं, है ना। तो ये जो पानी बर्बाद करते हैं स्कूल में, उस समय कुछ बच्चे नल को खुला खुला छोड़ देते हैं, और कोई नाम नहीं लेना है ना। तो इस तरह से जो है, अगर मान लो बुली करने के डर से अगर हम राइटफुल बिहेवियर और अगर राइटफुल डिसीजन नहीं लेते हैं और हम बड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इररेस्पॉन्सिबल होके ही बड़े हो रहे हैं। और वाटर स्कार्सिटी, वाटर क्राइसिस जो है, लोग मानते ही नहीं है कि पानी की कमी है। जैसे फूड क्राइसिस को लोग नहीं बिलीव करते हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस को लोग बिलीव नहीं करते हैं, जब तक कि वो खुद उसका मुकाबला ना करे या उसकी परिस्थिति में वो ना पड़े। तो वाटर क्राइसिस जो है, वो आने वाले दिनों में और आबादी बढ़ेगा और ज्यादा जो है हमारे पानी की जरूरतें बढ़ जाएंगी। कितने लोगों के घर में कूलर है और कूलर में पानी डाल रहे हो? जल्दी से बताओ, घर में कूलर में अभी पानी डालना पड़ रहा है, दिन भर में 2 बार 3 बार पानी डालना पड़ रहा है। जल्दी से यस नो रिस्पॉन्ड करो। गर्मी तो गया का ठीक ठाक ही है इस बार का, है ना। हाँ। और अगर एसी है तो चलो कोई बात नहीं, तुम बच गए हो पानी डालने से, आराम में रह रहे हो। लेकिन बहुत सारे घर है जो कूलर को अफोर्ड करते हैं और उनको कूलर में पानी जो है बार बार पानी भर के रखना पड़ रहा है, और वो पानी भी सूख जा रहा है। और पानी का सूख जाना या यूज्ड अप हो जाना हमें एक इंडिकेशन देता है कि वाटर क्राइसिस रियल है, वाटर क्राइसिस किताबी बात नहीं है। अब हमको बताओ कि क्या गया के कुछ इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। इट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी 28-29 मिनट्स हो रहे हैं। क्या गया में कुछ इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है? हाँ, तो सबका रिस्पॉन्ड आ रहा है यस करके। अगर तुम जानते हो कि पानी से जो है लोगों को जो है, हाँ ठीक है, टैंकर से पानी सप्लाई हो जा रहा है, जिनको मिल जा रहा है वो लकी है। वेरी गुड। चलो, तो ये है कि वाटर स्कार्सिटी। तब हम वाटर स्कार्सिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? हमने एक वर्ड लिखा था, इफ वाटर नीड, अगर हमें पानी की जरूरत ज्यादा है और पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, तो ये सिचुएशन को हम वाटर स्कैर्सिटी बोलते हैं। तुम्हारे घर में, मान लो तुम्हारे घर में 20 लीटर पानी की जरूरत है, जरूरत 20 लीटर का है, और तुम्हारे पास केवल 5 लीटर पानी है और जरूरत 20 लीटर का है, तब तुम्हारा उस दिन वाटर स्कैर्सिटी रहेगा। घर में गेस्ट आ गए हैं, 5 लीटर है और गर्मी पड़ रहा है, और गेस्ट भी आ गए हैं। गेस्ट आते ही हम लोग पहले पानी पूछते हैं, गर्मी है तो पानी पूछने के बाद अगर चाय दे दिए तो चाय, हैंड वॉश, कुछ नाश्ता भी करके चले गए तो भी हैंड वॉश है, फिर पानी देते हैं। अगर वो लंच तक रुक गया तो दोबारा फिर उनको कपड़ा चेंज करना, हल्का वो वॉशरूम चले जाते हैं, वो चेंज करके आते हैं, खाना खाते हैं, फिर हैंड वॉश करना। शाम तक रुक गए तो उनको फिर से पानी देना। तो ये सारी सिचुएशन, घर का केवल एग्जांपल हम बता रहे हैं। घर में अगर एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं तो वाटर नीड बढ़ जाता है, वाटर नीड बढ़ जाता है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस सिचुएशन को हम वाटर क्राइसिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखा दिए, इफ वाटर नीड इज मोर देन वाटर अवेलेबिलिटी, इट इज नोन एज वाटर स्कैर्सिटी। और इसको ऑफलाइन में हम फिर डिस्कस करेंगे। हम केवल कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी बता देते हैं, किन कारणों से वाटर स्कैर्सिटी होता है।
अब जो है वाटर स्कैर्सिटी का तो मीनिंग सबको समझ में आ गया कि पानी की किल्लत, पानी की कमी। सिंपल बात है, पानी की किल्लत या पानी की कमी को हम वाटर स्कैर्सिटी बोलते हैं। कॉजेस क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले हम एक नेचुरल फिनोमिना को लिख दिए। क्या लिखे हैं? लो रेनफॉल। पानी का कमी कब होगा? जब बरसात ही कम होगी तो वाटर स्कैर्सिटी होना ही होना है, लो रेनफॉल। दूसरा तीसरा अब जो है अपने लिए कह दे रहे हैं, हाउ ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी, वो है मिसयूज। ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन और ओवर यूज ऑफ वाटर, ये तो सिंपल पॉइंट हो गया। लो रेनफॉल हो गया, मिस यूज, वेस्टेज ऑफ वाटर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और ओवर यूज ऑफ वाटर, ये सब बहुत सिंपल कारण है, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बता रहे हैं, unequal access to water, unequal distribution। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर का मतलब ये हो गया कि जो कुछ गरीब है जिनको हम डरा धमका के भगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, वहां डैम है, और गांव के लोग अगर साइकिल से एक आध गैलन पानी लेना चाहते हैं तो पुलिस लाठी मार के भगा देती है। कभी कभी वो चोरी छुप के 10, 20, 50 रुपया मांग लेती है कि 50 रुपया दो, 10 रुपया दो, तुम पानी भर लो। तो ये एक है कि हम जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं और उसमें पानी को हम स्टोर कर रहे हैं, और उसमें कुछ गरीब लोग जो उस डैम के आसपास में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, उन साधारण लोगों को वो पानी हम यूज करने नहीं देते हैं। उनको कहते हैं कि ये डैम सरकारी है और ये पानी जो है वो कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए है, वो पानी कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए है, वो पानी कोई बड़े शहर के लिए है। ये कह के हम उसको जो है वो पानी यूज करने नहीं देते। और दूसरा है कि वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। कोई जगह में जो है डैम की कैपेसिटी ज्यादा है, कहीं का पाइपलाइन की एफिशिएंसी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा है, और कोई ऐसे जो है अनइक्वल। क्या गया में सप्लाई लाइन का पानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है? चलो, जो भी 10-15 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, 14 बच्चे होंगे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सप्लाई लाइन का पानी गया में जो मिलता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? एक दो आंसर मिल गया हमको कि सर सब जगह सप्लाई लाइन का पानी है नहीं और वो अनइक्वल है। तो जहां अनइक्वल है तो इसका मतलब वहां वाटर स्कैर्सिटी होगा, जहाँ कम पानी भेजा जा रहा है। तो ये सारे जो है वाटर स्कैर्सिटी के कुछ बेसिक कॉज हम लोग जो है यहाँ पे देख लिए, लिख लिए, नोट डाउन कर लिए और समझ लिए। तो ये जो है हम लोग का चैप्टर का जो है एक फर्स्ट पार्ट हो गया, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वाटर रिसोर्सेस। इसमें कुछ वाटर के प्रॉपर्टीज और फंक्शंस पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ये सब पढ़ लिए हैं, वाटर बॉडीज ये सब पढ़ लिए, सरफेस सब सरफेस वाटर के बारे में पढ़ लिए। कुछ क्वेश्चन तुमको हमने पुट अप किया कि कौन सा टेक्निक पहले आया, वेल या ट्यूबवेल, तो तुम लोगों ने आंसर दिया। पुराने जमाने के लोगों के पास कौन सा इजी टेक्निक था पानी ढूंढने का, पानी अवेलेबल होने का? तो कुएं के बारे में बताया, वो ट्यूबवेल बाद में आया है। और ट्यूबवेल और वेल के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी थोड़ा बहुत तुम जानते हो। और वाटर स्कैर्सिटी जो है वो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, है ना? तो ये सारी चीजें जो अब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, फिर
आगे ऑनलाइन कल भी होगा, कल भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा रीडिंग करके रखोगे बुक का। और इसमें जो है अभी बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं करेंगे, डिस्कस अभी और नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट कम होते जा रहे हैं और बहुत हाई, अभी हाई टेम्परेचर भी जो है कंडीशन है। तो आज इतना ही वाटर स्कैर्सिटी तक ही हम पढ़ाए हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। अभी 2-4 मिनट ही बच रहे हैं, तो हम क्लास को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर कल जो है इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तुम बुक से भी थोड़ा रीडिंग करके रखोगे, नेक्स्ट सब हेडिंग जो होगा कल वो हम लोग सीधा सीधा पढ़ने लगेंगे। यहाँ इस बुक में वाटर के कुछ फैक्ट्स जो है वो पहले पुराने वाले बुक में थे, वो है नहीं। तो वो हम जो है पुराने बुक में अगर रहेगा तो हम उसको लिखवा देंगे, वाटर सम फैक्ट्स। और मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब जो है बुक में है, नेक्स्ट टॉपिक वो कल पढ़ेंगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम अभी क्लास एंड कर दे रहे हैं, 1-2 मिनट ही अभी बच रहे हैं। हाँ, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।